बस वो स्लाइड करने का जो एक्सेलरेशन है ना वेज के रिस्पेक्ट में, वो आपको कैलकुलेट करना है। पर वो कैलकुलेट करने में आपको थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब वो पापड़ क्या बेलने पड़ेंगे वो समझते हैं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो गया? 40 न्यूटन, और यही हो जाएगा हमारे सवाल का जवाब। तो अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, तो एक तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगा देना। अगर यहां बैठ करके देखोगे, आप इस ब्लॉक के ऊपर बैठ करके देखोगे, तो इसके ऊपर, चूंकि ब्लॉक आगे के लिए एक्सेलरेटेड था, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग जाएगा M1A इधर की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और इस मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के केयरफुली सिलेक्टेड 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जेईई मेंस और एडवांस के लिए। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली पीवाईक्यूज हैं या उन्हीं की लाइन पर है। ये बेसिकली पीवाईक्यू सीरीज है। तो जो क्वेश्चंस है या तो पहले एग्जाम में आए हैं या फिर उनसे उसी लाइन पर उसी का रेप्लिका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये, जो कि 30 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में जेईई मेन के पेपर में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ √3 किलोग्राम इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग whose other end is attached to a wall. ठीक है, an unknown force F is applied so that the string makes an angle 30 degree with the wall. Tension T in the string is. अब आप देखो, अगर हम लोग यहां पर इस पॉइंट की बात करें, ऐसा ये पॉइंट, एक मिनट, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर लगने वाले 3 फोर्सेस, एक तो ये ऐसा है हॉरिजॉन्टल F, दूसरा ऐसा टेंशन T, और तीसरा नीचे की तरफ पुलिंग फोर्स टेंशन T डैश, जो कि इवेंचुअली वेट के इक्वल ही हो जाएगा। मतलब √3g। ये तीनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए? नल वेक्टर, 0, ओवरऑल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। ठीक है, तो अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला, तो हम फोर्सेस को रिजॉल्व करें 2 परपेंडिकुलर लाइंस पर, और दोनों ही लाइंस पर एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस को बैलेंस करें। या दूसरा तरीका है, हम लैमिस थ्योरम लगा लें। लैमिस थ्योरम में हम क्या करते हैं कि अगर 3 कोप्लेनर फोर्सेस, उनकी वजह से अगर कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो फोर्स अपॉन उसके सामने ऑपोजिट साइड पर जो एंगल है उसका साइन रेशियो कांस्टेंट रहेगा तीनों ही फोर्सेस के लिए, है ना। मतलब कि अगर ये एंगल है 90 डिग्री, आप ध्यान से देखो, और यहां पर ये हो जाएगा 30, 60, आई थिंक कितना है देख लेते हैं। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हमने, ये है 60 डिग्री, तो ये पूरा हो गया कितना? 120। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि √3g अपॉन साइन 120, ये हो जाएगा t अपॉन साइन 90। ठीक है, अब ये साइन 120 कितना हो गया? अगर आप देखो, साइन 120 मतलब हो गया साइन 60, है ना। तो यहां से डायरेक्टली आप लिख सकते हो t का वैल्यू √3g अपॉन साइन 60, मतलब √3/2, मतलब 2g, 20 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20 न्यूटन। लैमिस थ्योरम से आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, चाहो तो आप रिजॉल्व करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और मैं फिर से इस वीडियो में एक बार आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जेईई मेन में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये क्वेश्चंस करते वक्त अपने आप के जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है उसको तो अच्छे से प्रायोरिटाइज कर लो। इजी क्वेश्चन जैसे शुरू में हम लोग कर रहे हैं, तो ये वो क्वेश्चन है जिनको आपको एग्जाम में पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टेनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम is 2t I cap plus 3t square j cap. If force acting on the particle at t is equal to 1 second is I cap plus x j cap, then the value of x will be. आप देखो, अगर वेलोसिटी हमको ऐसे लिखी हुई है 2t I cap plus 3t square j cap, इसको हम खुशी खुशी
डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन यहां से dv बाय dt वो हमको मिल जाएगा 2i कैप, t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 3 इंटू 2t मतलब 6t j कैप। अगर हमने t का वैल्यू 1 डाला तो ये एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड हो जाएगा कितना i कैप प्लस आई कैप नहीं 2i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, ये हुआ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फर्दर अगर हमको फोर्स निकालना है तो एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास है 500 ग्राम, एसआई यूनिट में हाफ किलोग्राम, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 2i कैप प्लस 6j कैप मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो इफेक्टिवली हो जाएगा i कैप प्लस 3j कैप। और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 3। j का कोएफिशिएंट क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है, आराम से देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स है, असर्शन है और रीजन है। आपको बताना है पहली बात तो ये असर्शन और रीजन दोनों सही है कि नहीं, एक चीज। दूसरी चीज की क्या ये रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला असर्शन है जो वो लिखा आपके लिए, एन इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर सम टाइम आफ्टर द करंट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, आपने बिजली देना बंद कर दिया, पंखा थोड़ी देर तक घूमता रहता है। हाँ, घूमता तो रहता है, ये तो बात सही है। ठीक है, और इसका रीजन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फैन कंटिन्यूज टू रोटेट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, हाँ पंखा घूमता रहता है। दूसरा स्टेटमेंट कि वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से घूमता रहता है, ये भी सही है, रीजन एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहां पर वेलोसिटी लिखी हुई जो कि वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखना है आपको, यहां पर एक्स कैप जो लिखा हुआ है, एक्स कैप, एक्स कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स कैप इज सेम एज दैट ऑफ आई कैप। ठीक है, आई कैप होता था यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, उसी को कभी कभी एक्स कैप भी लिख देते हैं। सिमिलरली वाई कैप इज बेसिकली जे कैप। नाउ वेलोसिटी गिवन टू अस is written as alpha y I cap or x cap plus 2 alpha x j cap। देखो x cap का जो कोएफिशिएंट है वो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो dx by dt x डायरेक्शन की वेलोसिटी dx by dt ये क्या है अल्फा y, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी dy by dt ये हमको क्या गिवन है j कैप का कोएफिशिएंट मतलब 2 अल्फा x। चलो ये दोनों बातें हमको ध्यान में रख लेनी रहेंगी। उसके बाद में हमको बोला कि ये वेलोसिटी है वेयर अल्फा इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स चाहिए तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बन जाएगी, है ना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे आप, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्सेलरेशन जो कि dv बाय dt होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां देखो अल्फा वैसे का वैसा ही लिखा रहने दोगे, dy बाय dt x कैप प्लस 2 अल्फा dx बाय dt y कैप। ठीक है, ये हुआ एक्सेलरेशन। अब क्या करें, dy बाई dt की वैल्यू हमको मालूम है, dx बाई dt की वैल्यू हमको मालूम है, तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। dy बाई dt की वैल्यू डालोगे तो 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x x कैप प्लस 2 अल्फा, और dx बाई dt की वैल्यू डालोगे तो अल्फा y मतलब कि अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y y कैप। तो यहां पर आप 2 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, x x कैप प्लस y y कैप, ये हो गया हमारे लिए एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन ऐसा है तो इसमें मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा 2m अल्फा स्क्वायर x x कैप प्लस y y कैप। सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2m अल्फा स्क्वायर x x कैप प्लस y y कैप, मतलब कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल है, mass of 10 kilogram is suspended by a rope of length 4 meter from the ceiling. A force F is applied horizontally at the midpoint of the rope such that the top of the half of the rope makes an angle 45 degree with the vertical. I think अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया शुरू में, ऐसा रस्सी का आधा हिस्सा वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां ऐसा ब्लॉक लटक रहा है और ये हुआ ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, हमको बोला, ठीक है, तो यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या है ये हमको बताना है। ठीक, तो ये अगर वर्टिकल डायरेक्शन है तो रस्सी यहां पर 45 डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री। अगर यहां पर टेंशन T है, उसको मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खुशी खुशी रिजॉल्व कर सकता हूं। वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका T cos 45 डिग्री और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा T sin 45। अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो नीचे की तरफ से जो पुलिंग फोर्स था mg वो T cos 45 के इक्वल हो जाएगा और F T sin 45 के इक्वल होगा। दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो F अपॉन mg ये हो जाएगा tan 45 मतलब कि 1। तो ये फोर्स की वैल्यू सिंपली वेट के इक्वल हो जाएगी। और अगर आप देखो तो वेट कितना है 100 है ना, 10 किलोग्राम मतलब 100 न्यूटन, तो ये फोर्स हो जाएगा 100 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, F is equal to ma के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है। फॉर अ फ्री बॉडी डायग्राम शोन इन द फिगर 4 फोर्सेस आर अप्लाइड x and y directions। ठीक है, what additional force must be applied and at what angle with positive x axis so that the net acceleration of the body is 0। मतलब ये बॉडी नेट एक्सेलरेशन इसका 0 हो जाए, इसके लिए आप देखो y डायरेक्शन में पहले नेट फोर्स देखते हैं। तो y डायरेक्शन में क्या आपको नेट फोर्स ऐसा दिख रहा है 8 - 7 मतलब नीचे की तरफ 1 न्यूटन। x डायरेक्शन में नेट फोर्स देखते हैं 6 - 5 मतलब इधर की तरफ 1 न्यूटन। तो अगर आप चाहते हो कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे तो एक तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगा देना, तो ये वाला फोर्स बैलेंस हो जाएगा, और एक पॉजिटिव y डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लगा देना तो नेट वैल्यू ये वाली बैलेंस हो जाएगी। और ऐसा करने पर ये जो आपने फोर्स लगाया 1 और 1, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से देखोगे तो ऐसा √2 न्यूटन आएगा और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे, है ना, 1/1 tan 45 1, है ना। ठीक है, तो √2 न्यूटन एंड 45 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंकी ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लाइम्स ऑन अ रोप। ओके, मंकी वाला प्रॉब्लम, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि एक बंदर अगर रस्सी पे नीचे की तरफ फिसल रहा है ऊपर की तरफ फिसल रहा है तो होता क्या है, मतलब टेंशन बदल क्यों जाता है। आप समझो यहां पर लिखा हुआ है मंकी ऑफ मास 50 किलोग्राम क्लाइम्स ऑन अ रोप व्हिच कैन विथस्टैंड द टेंशन ऑफ 350 न्यूटन इफ द मंकी इनिशियली क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 एंड देन क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5। तो आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। ठीक है, तो इसको अलग पेज पे आराम से समझते हैं। सपोज वी हैव अ रोप, ऐसा आपके पास एक रस्सी है। ठीक है, पहला केस, अगर ये बंदर नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, ठीक है, तो बंदर ऐसा रस्सी पकड़ के नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो बंदर के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नीचे की तरफ इसका वेट होगा mg और ऊपर की तरफ कुछ टेंशन लग रहा होगा पुलिंग फोर्स T। ठीक है, इस केस में टेंशन को मैं T1 बोल देता हूं, तो मैं बोलूंगा mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma, या फिर T1 का वैल्यू मिल जाएगा mg माइनस a। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ये बंदर ऐसा नीचे की तरफ खिसक रहा है, स्लाइड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो टेंशन कितना हो जाएगा मास टाइम्स g माइनस a। जैसे इफेक्टिव वेट एक लिफ्ट के अंदर नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड लिफ्ट हो तो इफेक्टिव वेट हो जाता है mg माइनस a, उसी तरीके से, है ना। दूसरा केस,
अगर ये बंदर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होता तो उस केस में सिचुएशन कुछ ऐसी होती, वापस से हमारा बंदर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो अब टेंशन जो है वो ज्यादा होगा वेट से, T2, नीचे की तरफ वेट mg, हम ऐसा बोलेंगे T2 माइनस mg इज इक्वल टू ma, और यहां से टेंशन T2 आ जाएगा m a प्लस g अपवर्ड मोशन में। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से पहले केस में अगर हम बात करें तो ये नीचे की तरफ 4 एक्सेलरेशन से आ रहा है। ठीक है, तो पहले केस में टेंशन T1 जो आएगा वो आ जाएगा, इसका बंदर का मास कितना था 50 10 माइनस 4 मतलब 300 न्यूटन। ऑल राइट, दूसरे केस में T2 ये हो जाएगा 50 10 प्लस कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा था 5, मतलब ये हो जाएगा 750 न्यूटन। ठीक है, तो हमारे लिए ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में जाने पर टेंशन जो डेवलप हो सकता था, अगर ऊपर और नीचे के एक्सेलरेशन में हम देखें, ऊपर के एक्सेलरेशन में ये और नीचे के एक्सेलरेशन में ये। अब ऑप्शंस देखते हैं। T is equal to 700 न्यूटन while climbing upward गलत है। T is equal to 350 न्यूटन while going downward ये गलत है। Rope will break while climbing upward, हाँ आप देखो 350 न्यूटन का मैक्सिमम टेंशन हो सकता था, ऊपर जब चढ़ रहे हो तो 750 न्यूटन का टेंशन आ गया तो रस्सी टूट जाएगी। रोप विल ब्रेक व्हाइल गोइंग डाउनवर्ड, नहीं, नीचे एक्सेलरेटेड अगर है तो टेंशन 300 न्यूटन हुआ तो ये इस केस में रस्सी नहीं टूटेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, force F is equal to 40 I cap plus 10 J cap acts on a body of mass 5 kilogram. If body starts from rest, its position vector at time 10 second will be. Now we have a force acting on a body. तो acceleration क्या होगा, acceleration होता है force upon mass, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 8 I cap plus 2 J cap आएगा क्या, इन सुटेबल यूनिट्स क्या आएगी यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। Now the body starts from rest. Displacement of the body is given by half multiplied to acceleration multiplied by time squared. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते हो, हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। ठीक, एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बट इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज 0, ओरिजिन ओनली। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। तो यहां से फाइनल पोजीशन वेक्टर, जिसको यहां हमको r से डिनोट किया गया है, ठीक है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर r ये हो जाएगा हाफ इंटू टी स्क्वायर, मतलब कि टी स्क्वायर का वैल्यू होगा 100, 100 बाई 2 कितना हो जाएगा 50, 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये कितना होगा बच्चों 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप, है ना। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर स्टील ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम, देखो ये स्टील ब्लॉक है, इसका मास कितना है 10 किलोग्राम, rests on a horizontal floor as shown in the figure when 3 iron cylinders are placed on it as shown, ये और ये 3 आयरन सिलेंडर्स, इनका मासेस कितना है, ओके, the block and cylinder go down with an acceleration 0.2, normal reaction R by the floor if mass of the iron cylinders are equal and 20 किलोग्राम each, ये 20-20 किलोग्राम के हैं यार, 20 kg 20 kg 20 kg, तो ये पूरे सिस्टम का अगर मास देखोगे तो कितना हुआ 20 20 20 एंड 10, ओवरऑल कितना हुआ 70 किलोग्राम। तो इन अ वे आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसा 70 किलोग्राम, इफेक्टिवली 70 किलोग्राम नीचे की तरफ जा रहा है, तो वेट कितना होगा 70 जी, और इसके ऊपर कुछ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ N, और ऐसा लिखा हुआ है
कि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो मैं ऐसा बोलूंगा नेट फोर्स भी नीचे की तरफ होगा, तो मैं कहूंगा 70g माइनस n इज इक्वल टू 70a, या फिर n का वैल्यू 70g माइनस a। अच्छा, g की वैल्यू कितनी 10 और a की वैल्यू कितनी 0.2, तो यहां से n का वैल्यू फाइनली आ जाएगा 70 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 0.2 मतलब 9.8, तो 98 इंटू 7, 98 इंटू 7 कितना आएगा 98 इंटू 7, 98 इंटू 7 कर लेते हैं, 98 इंटू 7 6 5 68 ना, तो 686, ठीक है, तो 686, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 686, ये हो जाएगा 686 न्यूटन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ बाय द वे, यहां पर म्यू की वैल्यू क्यों गिवन थी, गॉड नोस, इसका क्या इस्तेमाल था ये मेरे को नहीं पता, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है, उसकी कुछ खास जरूरत होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप, टेकन एज z एज पॉजिटिव, करेक्ट मोमेंटम हाइट डायग्राम इज। अब देखो, एक पत्थर को आप ऊपर फेंकोगे तो पहले तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब पॉजिटिव। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव में मैक्सिमम नीचे आने पर। तो मोमेंटम का भी यही सीन रहेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मोमेंटम 0 हो जाना चाहिए, वो तो हर एक में है, यहां से तो नहीं पता चला। लेकिन आप देखो, किसी भी पत्थर को अगर ऊपर की तरफ फेंकोगे तो आप बोलोगे किसी भी टाइम पर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू एच, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh टाइप से इक्वेशन आई। तो यहां से आप देखो, हाइट के साथ वेलोसिटी जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड कम तो हो रहा है, लेकिन नॉन लीनियरली कम होगा, तो ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा, है ना। तो एक्चुअली पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शुरू में, जब आपने ऊपर थ्रो किया तो पॉजिटिव मोमेंटम, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव लिया था, नॉन लीनियरली ये डिक्रीज होकर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगा, और फिर नेगेटिव मोमेंटम, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा होगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, आराम से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, as shown in figure, a 70 kilogram garden roller is pushed with a force F is equal to 200 Newton at an angle of 30 degrees with horizontal. Normal reaction on the roller is given by। तो अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो अगर ऐसा एक फोर्स लग रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट आया हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट आया वर्टिकल, राइट। तो ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं कहूंगा इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला F cos 30 और वर्टिकल वाला F sin 30, राइट। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में और फोर्सेस देखें तो एक तो होगा इसका वेट mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो क्या हम बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन n शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ का mg एडेड टू F sin 30। ये जो F sin 30 डिग्री है ये भी नीचे की तरफ है, mg भी नीचे की तरफ है, इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको n मिलेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, mg कितना है, देखो 70 किलोग्राम, तो mg हो गया 700, क्योंकि g की वैल्यू हमको बोला कि 10 ले लेना। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ और f कितना था 200, तो ये हो गया 200/2 मतलब कि 100। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली कितना आ गया हमारे लिए 800 न्यूटन्स, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 800 न्यूटन्स। ऑल राइट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर ए बी सी एंड डी शो वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम, इंपल्स इज हाईएस्ट इन फिगर। ये चार फिगर है
और उसमें आपको बताना है कि इंपल्स हाईएस्ट किस में है। तो आप ये समझने के लिए आप देखो, आपको मालूम है कि इंपल्स होता है इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक है। इंपल्स जिसको हम मोस्टली जे से डिनोट करते हैं, इंपल्स क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक है, जिस भी टाइम इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टी इनिशियल टू टी फाइनल टाइप्स ऐसा कुछ। तो ये बेसिकली एरिया अंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है फिगर ए बी सी एंड डी शो वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम, द इंपल्स इज हाईएस्ट इन फिगर। अब देखो यहां पर हमको इंपल्स का पता करना है और फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है। तो हमको मालूम है कि इंपल्स जे वो होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, जिस भी टाइम इंटरवल में हम बात कर रहे हैं, है ना। और ये एफ डी टी का इंटीग्रेशन ये क्या होगा, एरिया अंडर एफ टी कर्व, ठीक है। ऑल राइट। तो जिस भी केस में ये एरिया मैक्सिमम होगा उस केस में इंपल्स मैक्सिमम होगा। अब देखो यही कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले केस में ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0.5 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 0.25। ऑल राइट। दूसरे केस में कितना होगा, ये 0.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1। पहले केस में ये 0.25, दूसरे केस में 1 विद सूटेबल यूनिट्स। यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड, है ना, मोमेंटम वाला यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, राइट। तीसरे केस में देखोगे तो ये तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, 0.75 इंटू 1/2, तो ये तो हाफ से भी कम हो जाएगा। और चौथे केस में 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2/2, तो ये हो जाएगा 0.5। तो आई थिंक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये फिगर बी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिगर बी। इसमें एरिया मैक्सिमम और इसलिए इंपल्स मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फिगर रिप्रेजेंट्स मोमेंटम टाइम कर्व, और हमको बताना क्या है, आइडेंटिफाई द रीजन ऑन द ग्राफ वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो हमको मालूम है कि फोर्स क्या होता है, dp बाई dt। तो अगर वन डायमेंशन में हम लोग dp बाई dt देखेंगे तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप होगा। स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर मैक्सिमम देखोगे तो देखो ये वाला एंगल मैक्सिमम है ना। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सी वाले केस में होगा, और स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर आप मिनिमम देखना चाहते हो तो ये बी वाले केस में होगा, ठीक है। अगर आप ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो ये एंगल बहुत कम है और इस वजह से इसका टैन रेशियो बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम होगा सी के लिए और मिनिमम होगा बी के लिए, तो ऑप्शन सी सही है, मैक्सिमम सी रेंज में रीजन में और मिनिमम बी रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में लिखा क्या है, 100 balls each of mass m moving with speed v simultaneously strike a wall normally and are reflected back with the same speed. अच्छा, in time t second, total force exerted by the balls on the wall. Suppose we have a wall, ऐसा किसी तरीके का ऐसा ये वॉल था, इस पर जाकर के बहुत सारे बॉल्स टकरा रहे थे। कोई भी एक बॉल टकराता था अगर v वेलोसिटी से, तो एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी से वापस आता था। तो अगर चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉल में आपको पूछूं डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड, तो आप बोलोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो mv माइनस mv जीरो नहीं बोल देना, हमको वेक्टर डिफरेंस लेना है। तो फाइनल मोमेंटम देखोगे तो अगर फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हो तो इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, mv माइनस माइनस mv, राइट, mv माइनस माइनस mv, जो कि इफेक्टिवली हो गया 2mv। तो एक बॉल जब बाउंस बैक करता है तो मोमेंटम में चेंज कितना आता है, 2mv। अगर 100 बॉल्स बाउंस बैक करता है तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, 100 टाइम्स डेल्टा p, ये हो जाएगा 200mv, और ये t टाइम में हो रहा है। तो अगर इफेक्टिव फोर्स हमको निकालना है
तो चेंज इन मोमेंटम मतलब कि 200 mv अपॉन टाइम इंटरवल मतलब कि t कर देंगे। तो 200 mv अपॉन t ये हमारे लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 200 mv अपॉन t यहां पर एक t एक्स्ट्रा है। ठीक है, 200 mv अपॉन t ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 mv अपॉन t। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ओके, ऑल राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l passes over a massless and frictionless pulley। ठीक है, it is released from rest with a part of its length l is hanging on one side and rest of its length l minus small l is hanging on the other side of the pulley at a certain point of time when l is equal to l by x, the acceleration of the chain is g by 2, value of x is। अब देखो इस पूरे सिस्टम में ये पूरी चेन का मास को ऐसा यहां नीचे लटका के इसको एटवुड्स मशीन से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि फर्ज करो आपके पास ऐसा एक तरफ एक ब्लॉक लटक रहा है, इसका मास है m1 और दूसरी तरफ एक ब्लॉक लटक रहा है, इसका मास है m2। ठीक है, तो इस सिस्टम का हमने एक्सेलरेशन सीखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? मासेस का डिफरेंस अपॉन मासेस का सम मल्टीप्लाइड बाय g। ये हम थ्योरी में एटवुड्स मशीन में पढ़ते हैं। कैसे आता है? अगर ये आपको जानना है तो सिंपल है, अगर m1 नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, m2 ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे टेंशन t, दोनों के लिए इक्वेशन लिखोगे, दोनों का वेट लग रहा होगा m1g एंड m2g, तो आप बोल सकते हो m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, m2g t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ठीक है, और वहां से आपको ये इक्वेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, आराम से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल राइट, ठीक है, तो अब हमको ये बात पता चल चुकी है, तो इसी के इक्विवेलेंट ये सिस्टम है। हम मान लेते हैं कि L माइनस स्मॉल l वाला हिस्सा नीचे आ रहा है और मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, तो हमारे लिए m1 हो गया लैम्डा L माइनस स्मॉल l माइनस लैम्डा दूसरे हिस्से का मास L डिवाइडेड बाय इन दोनों का ओवरऑल मास क्या होगा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल लेंथ L। ठीक है, और इसको मैं g से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाना चाहिए g बाय 2 के इक्वल। ठीक है, पहली बात तो लैम्डा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और g भी कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2l माइनस 2 स्मॉल l माइनस 2 स्मॉल l, ये हो जाएगा l के इक्वल, या फिर l की वैल्यू हो जाएगी 4 स्मॉल l l बाय 4। ठीक है, स्मॉल l क्या हो जाएगा, l बाय 4। ऑल राइट, तो x की वैल्यू कितनी, 4। करेक्ट आंसर इसका 4, ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद है, अगर आपको थ्योरी याद है, तो बहुत सारी चीजें जेईई मेंस में और एडवांस में ऑटोमेट हो जाती है। मतलब कि आपको उसको एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, आप सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो कि आगे आप सीधे रिजल्ट टिक करके और फिर सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो हमको रिजल्ट्स याद होने का फायदा है। अब हमको यहां पे क्या बोला, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two bodies of masses m1 is equal to 5 kilogram and m2 is equal to 3 kilogram are connected by a light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane as shown in the figure. Now, system is at rest. Force exerted by the inclined plane on the body of mass m1 will be. Okay. पहली बात तो ये सिस्टम रेस्ट पे है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि m2g ये t के इक्वल है। इधर आओ, यहां पर इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, स्ट्रिंग एक टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और इसका वेट होगा जिसके मैं चलो डायरेक्टली कंपोनेंट लिख देता हूं। देखो वेट ऐसा नीचे की तरफ लग रहा होगा m1g, उसका इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा m1g cos थीटा एंड m1g sin थीटा, है ना।
देखो ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा, फिर यहां पे भी आ जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल यहां पर हो जाएगा थीटा, और इसलिए m1g cos थीटा, m1g sin थीटा। अब हमको पहली बात तो ये समझ में आती है कि इक्विलिब्रियम के लिए T इज इक्वल टू m2g, और इधर ये वाले ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए ही ये T m1g sin थीटा हो जाएगा। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? sin थीटा की वैल्यू m2 बाय m1, m2 कितना 3, m1 कितना 5। ऑल राइट, तो थीटा जो हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं था उसका sin थीटा का वैल्यू तो मिल गया। रही बात ये इंक्लाइन प्लेन कितना फोर्स लगा रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन का फोर्स एक्चुअली हुआ n, जो कि है m1g cos थीटा। अब आप देखो sin थीटा की वैल्यू मिल गई, अगर sin थीटा 3/5 है तो इसका मतलब cos थीटा कितना होगा 4/5, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, और इसलिए n जो कि हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 5 इंटू जी का वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, मतलब 40 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो गया 40 न्यूटन, और यही हो जाएगा हमारे सवाल का जवाब। ठीक है, 40 न्यूटन। ऑल राइट, इसको मैं n लिख देता हूं। ऑल राइट, 40 SI यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ टू masses m1 and m2 are tied together at the two ends of a light inextensible string. All right, ठीक है, that passes over a frictionless pulley. When mass m2 is twice that of m1, acceleration of the system is a1. When mass m2 is thrice that of m1, acceleration of the system is a2. Ratio a1 upon a2. अब देखो, अभी हमने देखा था कि ऐसे सिस्टम का इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ड्स मशीन, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, मासेस का डिफरेंस अपॉन मासेस का सम अपॉन जी। ठीक है, तो पहले केस में a1 क्या लिखोगे, m2 की वैल्यू 2m1 थी, तो हम लिखेंगे 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय g, ये इफेक्टिवली हो जाएगा g/3। दूसरे केस में सेकेंड मास जो था उसका पहले मास का 3 टाइम्स वैल्यू था, है ना, तो 3m माइनस m अपॉन 3m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय g, ये हो जाएगा 2/4 मतलब g/2। तो यहां से a1/a2 बहुत सिंपल कितना हो जाएगा 2/3, a1/a2 2/3, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा ट्रिकी है, यहां कुछ कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको बोला क्या है कि ये 8 kg ब्लॉक है, ये ऐसा नीचे की तरफ आएगा, धीरे धीरे आकर के टकरा जाएगा। बताओ रेस्ट पर से रिलीज किया तो इसको नीचे आके टकराने में कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज पता होने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा 8 किलोग्राम ब्लॉक का। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये जो स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है इसमें चलो मान लेते हैं टेंशन है T। ठीक है, तो अगर मैं इस मूवेबल पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, इधर की तरफ टेंशन T डैश, तो पुली का अगर मास कुछ नहीं है तो मैं T डैश को बोल सकता हूं 2T। और फॉर 8 kg ब्लॉक, ये जो 8 kg ब्लॉक है इसका मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन भी कितना है ये भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलो फ्रेश पेज पे इसको समझते हैं। सबसे पहले ऑलराइट यही कर लेते हैं ना। देखो ये ब्लॉक 8 किलोग्राम का अगर x डिस्टेंस नीचे आया, ये ऐसा एक पुली थी, इस पुली से ऐसा 8 किलोग्राम का ब्लॉक था, राइट। अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आया तो इससे कनेक्टेड पुली को भी x डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, है ना। ये ब्लॉक अगर ये ऐसा x डिस्टेंस नीचे आया,
यहां पे था पहले, यहां से x डिस्टेंस नीचे आया, तो इससे कनेक्टेड जो पुली है वो पुली को भी ऐसा x डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा, राइट। ठीक, अगर ये पुली x डिस्टेंस नीचे आई तो इससे कनेक्टेड, इससे इसके ऊपर से जो स्ट्रिंग जा रही थी, कौन सी स्ट्रिंग, ये वाली, जिसका एक सिरा यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगा हुआ है और दूसरा सिरा घूमकर एक और पुली के ऊपर लग रहा है। चलो थोड़ा सिस्टमैटिक डायग्राम बना लेते हैं। ये ऐसा, ठीक है, ऑलराइट, तो ये ऐसा घूमकर इसके ऊपर से आ रहा है और फिर ये यहां पर दूसरी तरफ ऐसा 2 kg ब्लॉक लगा हुआ है। सही है। अब ध्यान से देखो, अगर ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आया तो ये पुली भी x डिस्टेंस नीचे आई, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ x एंड x, कितना एक्स्ट्रा लेंथ यूज हुआ, 2x, मतलब ये दूसरा ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा, 2x। और इसका मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन, ये 8 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैं a लूं तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ कितना होगा, 2a। अब ठीक है, अब चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg ब्लॉक के लिए सबसे पहले देखते हैं। 2 kg ब्लॉक के लिए हम लोग बोलेंगे कि इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स आएगा 2g, ऊपर की तरफ हम लोगों ने फोर्स देखा था t, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ 2a एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम बोलेंगे t माइनस 2g इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन 2a, ठीक है। 8 kg ब्लॉक पे आओ, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे, नीचे की तरफ 8g वेट इसका, और ऊपर की तरफ इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा था, 2t, t डैश जो कि 2t था, तो हम बोलेंगे 8g माइनस 2t इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्सेलरेशन a। अब देखो हमको ये एक्सेलरेशन निकालने में इंटरेस्ट था, क्योंकि हम ये 8 kg ब्लॉक कितनी देर में नीचे जा रहा है ये समझना चाहते हैं, टेंशन नहीं चाहिए। तो ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2t माइनस 4g, इधर की तरफ कितना आ जाएगा, 8a, राइट। और अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 4g आएगा 16a, या फिर a का वैल्यू g/4, ठीक है, a का वैल्यू g/4, ये 8 kg का ब्लॉक g/4 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा, तो अगर रेस्ट पर से शुरू हुआ तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर होता है, तो जो टाइम लगेगा इसको वो होगा अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन a, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2, जो डिस्प्लेसमेंट होना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मैं 1/5 मीटर लिख देता हूं, तो 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और एक्सेलरेशन था g/4, मतलब कि नीचे आ जाएगा 10 और 4 आ जाएगा ऊपर, ऑल राइट। तो एक 2 से 5 आ जाएगा, 4/25 का रूट, तो ये हो जाएगा 2/5 सेकेंड, और 2/5 सेकेंड मतलब 0.4 सेकेंड, क्या 2/5 सेकेंड या फिर 0.4 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 0.4 सेकेंड। अच्छा सवाल है, जेई मेन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना है पहली बार में। एडवांस के लिए अच्छा सवाल है, आपको पहली बार में अटेम्प्ट करना है, मेंस में आया तो इसको आखिर के लिए रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, an object of mass m is being moved with a constant velocity under the action of applied force of 2 Newton along a frictionless surface with following surface profile. Correct applied force versus distance graph will be. अब ये देखो, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, इसलिए क्योंकि इसमें बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन किसको लिया, नेगेटिव किसको लिया, वो क्लियर होगा नहीं। इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा बॉडी, जब ये ऊपर की तरफ चढ़ाना चाहते हो तो आपको फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा जो कि इसके वेट को बैलेंस करे, तभी आप कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको ऊपर चढ़ा पाओगे। जब ये ऐसा इधर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा बाकी आधे पाथ पर, ठीक है, तो उस केस में नीचे की तरफ ऐसा वेट लग रहा होगा, अगेन इसको बैलेंस करने के लिए आपको इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ फोर्स F लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो
शुरू वाले फोर्स को पॉजिटिव और बाद वाले फोर्स को नेगेटिव बोलना बहुत अप्रोप्रिएट यहां पर एक्चुअली नहीं लग रहा अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखोगे तो इधर जैसे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, इधर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा, तो इसलिए इसको पॉजिटिव और इस वाले को नेगेटिव, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुरू शुरू में पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, आधे पाथ पर पॉजिटिव देन आधे पाथ पर नेगेटिव। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा तो इसलिए ऐसे ग्राफ तो हो ही नहीं सकते, ये वाला गलत है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन अ वुडन वेज which in turn slides backward on the horizontal surface. Acceleration of the block with respect to the wedge is. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर इस वेज के ऊपर बैठ गए तो ये ब्लॉक सिर्फ ऐसा स्लाइड करता हुआ सा दिखाई देगा, राइट? बस वो स्लाइड करने का जो एक्सेलरेशन है ना वेज के रिस्पेक्ट में, वो आपको कैलकुलेट करना है। पर वो कैलकुलेट करने में आपको थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब वो पापड़ क्या बेलने पड़ेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा वेज था उसका चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऐसा वेज है, इसके ऊपर जो ब्लॉक था उसका कुछ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा ऐसा। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर इधर की तरफ। ये वाला एंगल अगर थीटा है, जिसकी वैल्यू लकीली हमको दी गई है, ठीक है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ये ऐसा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अगर मैंने ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा n cos 60, राइट, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा n sin 60। खैर, वर्टिकल डायरेक्शन में एक इसका वेट भी होगा कैपिटल mg, और एक और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा n डैश। उन सब में हम जा नहीं रहे क्योंकि उसकी हमको जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का सिर्फ जो एक फोर्स है n cos 60, ये इसको कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। उस एक्सेलरेशन को अगर मैं नाम दे दूं a, तो मैं बोल सकता हूं n cos 60 इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स a। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो n का वैल्यू यहां से हो जाएगा 2ma, और कैपिटल M की वैल्यू बच्चों यहां पे 16 किलोग्राम है, तो 32a। चलो, ये एक चीज हमको पता चल गई, इसको सहेज के रख लेते हैं, आगे यूज कर लेंगे। अब आते हैं जो छोटा ब्लॉक था उसके ऊपर बात करते हैं। उसके मोशन की एनालिसिस तो हम करेंगे, लेकिन इस वेज के ऊपर बैठ करके। वेज के ऊपर बैठ गए तो ये जो छोटा ब्लॉक था, इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से दिखेंगे देखते हैं। पहली बात तो अब इस फ्रेम में अगर आप वेज के ऊपर बैठ करके देख रहे हो तो ये ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ स्लाइड करता दिखेगा। यहां ऐसे यहां बैठ गए और इस फ्रेम में देख रहे हो आप आराम से। एक तो आया इसके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये लो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। दूसरा इसके ऊपर आया mg नीचे की तरफ, और तीसरा एक सूडो फोर्स आ जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? देखो ये वेज फ्रेम है हमारा और ये इधर की तरफ एक्सेलरेटेड था, तो इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स आएगा ऐसा, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, एक्सेलरेशन के फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट, और कितना मैग्नीट्यूड? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सारे फोर्सेस को इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर हम रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो ये है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, ये है 30 डिग्री, ये होगा 60, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये पूरा 90 है, तो ये वाला होगा 60 डिग्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा नीचे की तरफ mg का कंपोनेंट आएगा, यहां पे mg का कंपोनेंट आएगा mg cos 30, और mg का कंपोनेंट ये ऐसा आ जाएगा mg sin 30। ma की बात करेंगे तो ma का कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा ma cos 60, और ये इंक्लाइन प्लेन पे ही ऐसा mg के पैरेलल आ जाएगा ma sin 60। ठीक बात है? देखो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर इस फ्रेम में कोई भी मोशन नहीं हो रहा, मतलब यहां पे बैठ करके देखोगे तो ये सिर्फ स्लाइड करता दिखेगा। तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर मैं बोल सकता हूं n,
प्लस एम ए कॉस 60, ये हो जाएगा एम जी कॉस 30 के इक्वल। एक बात। दूसरी बात कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो इसका एक्सेलरेशन होगा, मान लेते हैं इस फ्रेम में ये बॉडी ए नॉट एक्सेलरेशन से स्लाइड करता दिख रहा है, ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो मैं बोल सकता हूं एम ए नॉट हो जाएगा एम ए साइन 60 प्लस ए साइन 30। ऑल राइट, बस बन गई बात। अब देखो यहां पर n की वैल्यू डालो, यहां पर n की वैल्यू डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 32a, 32a प्लस एम ए कॉस 60, m की स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, देखो स्मॉल m की वैल्यू है 8, तो 8a कॉस 60, तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 8g cos 30, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, इफेक्टिवली यहां से a की वैल्यू, यहां से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, ये तो हो जाएगा 4√3 अपॉन 36 जी। ठीक है, जो कि इफेक्टिवली हो जाएगा √3/9 जी। चलो लिख देता हूं इसको √3/9 जी। ठीक है, √3/9 जी। ऑल राइट, सही है। अब क्या, अब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर डाल दो, यहां। ठीक है, तो अब बाय द वे यहां पर हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, a साइन 60 है और ये g साइन 30 है ना, g साइन 30, ये है g। ठीक है, ऑल राइट, तो यहां से मैं बोलूंगा a नॉट की वैल्यू, a जो कि था √3/9 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60, √3/9 जी मल्टीप्लाइड बाय √3/2। ठीक है, प्लस g साइन 30 मतलब g/2, तो ये हो जाएगा 3, आई थिंक g/6 प्लस g/2, g/6 प्लस g/2 डिनोमिनेटर में आएगा 6 और 3 प्लस 1 4g/6 जो कि हो जाएगा 2/3g। लेंदी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, बड़ी कैलकुलेशंस करनी थी, दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, पेशेंटली सॉल्व करना था, तो एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आप गड़बड़ कर दो। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ये बेसिकली एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर गिवन फिगर अ वेटलेस पुली P is attached on a double inclined frictionless surface, tension in the string will be। अब देखो ऐसा अगर सिस्टम होता है इंक्लाइन प्लेन पे, तो हमको मालूम है एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, और एक्सेलरेशन कितना होता था, एक्सेलरेशन होता है ऐसे सिस्टम का, टेंशन होता है ऐसे सिस्टम का, आप इसको निकाल सकते हो, टेंशन होता है m1 m2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई g। ठीक है, इस तरीके से टेंशन निकलता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, देखो होता क्या है, अगर ऐसा सिस्टम है, ठीक है, यहां पर ऐसा एक पुली, ये ऐसा स्ट्रिंग, ठीक है, तो एक अगर ब्लॉक यहां लगा दिया, एक ब्लॉक यहां लगा दिया, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, इधर की तरफ अगर एक्सेलरेशन है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये मास m1 है तो इधर की तरफ आता है m1g साइन अल्फा,
ये मास अगर m2 है तो इधर की तरफ आता है m2g साइन बीटा। ये मैं सीधे सीधे फोर्स के कंपोनेंट लिख रहा हूं, इधर की तरफ m2g cos बीटा एंड यहां पर m1g cos अल्फा, राइट। स्ट्रिंग में टेंशन T एंड T, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और इक्वेशन लिखते ही दो इक्वेशंस, दो अननोन टेंशन के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। बस करना क्या है, वैल्यूज डाल लेते हैं। अगर हम मासेस देखेंगे तो 4 किलोग्राम 1 किलोग्राम, तो 4 इंटू 1/4 प्लस 1 5, देन जी की वैल्यू कितनी 10, और साइन अल्फा साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2, तो ये ऐसा आ गया टेंशन, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 1 न्यूटन, ये हो जाएगा टेंशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 4 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, ध्यान रखना, ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 masses 100 kilogram, 10 kilogram, 20 kilogram are arranged in a system as shown in the figure. All the surfaces are frictionless and strings are inextensible and weightless. Pulleys are also weightless and frictionless. Force F is applied on the system so that the mass M2 moves upward with an acceleration of 2. Value of F is. All right, बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो, अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है a, ठीक है, इस ब्लॉक का आगे की तरफ अगर एक्सेलरेशन है a, तो सबसे पहले m2 को देखते हैं। m2 ये है m2, तो m2 पे ये ब्लॉक ऐसा कुछ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा, बड़ा ब्लॉक, जिसकी वजह से m2 का भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा a, और m2 का एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी हो रहा है, कितना 2, तो एक एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक एक्सेलरेशन आगे की तरफ। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा कि देखो स्ट्रिंग का टेंशन है और नीचे की तरफ इसका वेट है, वेट है कितना m2 इंटू जी, ठीक है, तो वेट हो गया m2 इंटू जी, सीधे वैल्यू में डालता हूं 20g। तो इसके लिए m2 के लिए मैं दो इक्वेशंस लिखूंगा, पहला n is equal to 20 multiplied by a, और दूसरा t minus 20g is equal to 20 mass multiplied by acceleration 2, ठीक है। ये हमको दो इक्वेशन मिली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जब हमने m2 का मोशन देखा, क्लियर है। अब m1 का मोशन देखते हैं इस ब्लॉक के ऊपर बैठ करके, ठीक है, मैं आपके लिए बना देता हूं। ये जो बड़ा ब्लॉक है ना, जो कि आगे a एक्सेलरेशन से जा रहा था, इसके ऊपर बैठ करके m1 का मोशन देखते हैं। अगर यहां बैठ करके देखोगे आप, इस ब्लॉक के ऊपर बैठ करके देखोगे, तो इसके ऊपर, चूंकि ब्लॉक आगे के लिए एक्सेलरेटेड था, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग जाएगा m1a इधर की तरफ, एक टेंशन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और इस फ्रेम में ये भी जितनी एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक ऊपर खिसक रहा होगा, उतने ही एक्सेलरेशन से इस फ्रेम में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन किधर कितना है, इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये फ्रेम में। तो मैं इस ब्लॉक m1 के लिए बोल सकता हूं, इक्वेशन क्या लिखूंगा, m1a minus t is equal to 2m1 acceleration 2 multiplied by m1। m1 का वैल्यू कितना है 10, तो 10a minus t is equal to 20, ये मुझे मिली तीसरी इक्वेशन, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सबसे बड़े वाले ब्लॉक m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए बच्चों, इसके ऊपर देखो फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ कैपिटल M। एक तो फोर्स लगा इधर की तरफ F, ये ब्लॉक जो M2 था इधर की तरफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा,
यहां पर पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग था, वो टी टेंशन फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, एक टेंशन फोर्स ऐसा नीचे की तरफ भी लगेगा, इसका खुद का अपना वेट होगा mg, कुछ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n1 और ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n2 लगेगा। ये सारे फोर्सेस हैं। मेरे को वर्टिकल वाले फोर्स में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं ऑनेस्टली। हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस अगर हम देखें तो नेट एक्सेलरेशन इसका आगे की तरफ था a, तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज F माइनस n माइनस t शुड बी इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स A। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखो 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, हम सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। पर मुद्दा ये है सॉल्व कैसे करें। चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहां से मुझे n की वैल्यू 20a मिली थी और यहाँ पे t माइनस 20g इज इक्वल टू 40 मिला था, ठीक है। तो t माइनस 20g इज इक्वल टू 40 और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अच्छा हाँ, n की वैल्यू 20a और t माइनस 20g इज इक्वल टू 40। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तो यहां से हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं। यहां से हमको टेंशन मिल गया कितना, 240 न्यूटन। चलो टेंशन मिला 240 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू यहां डालो तो 10a माइनस 240 20 हुआ। तो यहां से थर्ड इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा 260 अपॉन 10 मतलब कि 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो टेंशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब आते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे डालोगे तो 260 इंटू 2 ये हो जाएगा कितना 520। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 260 और ये हो जाएगा 520 न्यूटन, राइट, 520 यूनिट्स, ठीक है। बस अब n t और a का वैल्यू डालो, m का वैल्यू 100 किलोग्राम है वो भी डाल दो, तो यहां से f का वैल्यू आपको मिल जाएगा जो कि आएगा ऑप्शन ए 3360 न्यूटन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज डाल करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m placed inside a box descends vertically with an acceleration a. Block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the blocks. Value of a is. बहुत इजी क्वेश्चन। अगर कोई ब्लॉक डिसेंड कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, अगर ये एक्सेलरेशन है a, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नीचे की तरफ mg। हम कहेंगे नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज mg माइनस n, दैट शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मतलब n का वैल्यू कितना होगा mg माइनस a। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू कितना, mg माइनस a। और ऐसा लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वेट का 1/4 है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि mg माइनस a इज इक्वल टू mg बाय 4 या फिर 4g माइनस 4a, ये हो जाएगा g, 3g इज इक्वल टू 4a। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4g। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3/4g, ठीक है। 3/4g एक्सेलरेशन से अगर जा रहा हो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, force acts for 20 minutes on a body of mass 20 kg starting from rest, after which the force ceases and then the velocity body describes 50 meter in the next 10 second. फोर्स लगना बंद हो जाने के बाद में 50 मीटर अगर 10 सेकंड में चले तो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई 50 अपॉन 10 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप रेस्ट से चले और 20 सेकंड तक चलते रहे, वेलोसिटी हो गई 5, तो क्या आप बोल सकते हो 5 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम 20, या फिर यहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 अपॉन 20 या 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर एक्सेलरेशन 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स जो कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों, फोर्स कितना हो जाएगा, इसको मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20/4 कितना होगा, 5 न्यूटन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, एक्सेलरेशन देखो 1/4 आया और फिर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 न्यूटन। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 5 सवाल हम देखेंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शुरू में हम लोगों ने देखा था न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस, और अब मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अब हम लोग देखेंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूव्स अंडर अ फोर्स ऑफ 2i cap plus 3j cap plus 5k cap. It starts from rest and was at origin initially. After 4 seconds, its new coordinates are. अब देखो अगर ये बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो होगा फोर्स अपॉन मास, जो कि इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा i cap प्लस 3/2j cap प्लस 5/2k cap, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट जो होगा 4 सेकंड में, रेस्ट पर से शुरू हुआ था तो हाफ AT स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो t का वैल्यू 4 डालोगे तो 4/2 कितना हो जाएगा, आई मीन 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन i कैप प्लस 3/2j कैप प्लस 5/2k कैप, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ जाएगा 8i कैप प्लस 12j कैप प्लस 20k कैप, राइट, यही आएगा ना। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही फाइनल पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो ओरिजिन थी। तो अगर इसको हम लोग कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे तो 8 और 20, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू 12। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज b इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 forces are acting at a point P in equilibrium as shown in the figure. Ratio of force F1 to F2 is 1:x, where x is. अब देखो ये चारों मिलकर के इक्विलिब्रियम में है, तो चलो सारे फोर्सेस को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। इस वाले फोर्स का कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा 1 cos 45, ठीक है, और इसका कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ 2 cos 45। तो F2 3 cos 45 मतलब 3/√2 न्यूटन होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 1 sin 45 या cos 45, बोलो एक ही बात है, 1 sin 45, और 2 न्यूटन का कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा 2 sin 45। तो नेट फोर्स इधर की तरफ 1 मल्टीप्लाइड बाय sin 45 इज इक्वल टू F1। तो F1 क्या 1/√2 न्यूटन आया। तो अगर हमको किसी ने F1 by F2 निकालने को बोला, F1 by F2, तो वो आई थिंक 1/3 आ जाएगा, और इसलिए x की वैल्यू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम is kept stationary on a smooth inclined plane by applying a minimum horizontal force √x Newton as shown in the figure. The value of x is. अब देखो ये वेट अगर ऐसा इसका नीचे की तरफ है mg, तो उसका एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ mg sin 60, राइट, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ mg cos 60। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स का भी इंक्लाइन प्लेन पे जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा, ये फोर्स ऐसा था, इस फोर्स का इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या F cos 60 होगा, ये इधर की तरफ आएगा F cos 60। अगर ये ब्लॉक यहां रेस्ट पर है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि F cos 60 mg sin 60 के इक्वल है, और इसलिए अप्लाइड फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए mg tan 60 डिग्री मतलब √3 टाइम्स mg, मास कितना 200 ग्राम मतलब 1/5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 2√3, 2 को अंदर लेके जाओगे तो 4 × 3 12,
तो ये फोर्स हो गया 12 का रूट न्यूटन। तो x का वैल्यू कितना हो गया 12, ठीक है, रूट 12 न्यूटन, तो x का वैल्यू 12। सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में करने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hanging mass m is connected to a 4 times bigger mass by using a string pulley arrangement as shown in the figure. The bigger mass is placed on a horizontal ice slab and being pulled by 2m force. In this situation, tension in the string is x by 5 mg for x is equal to, चलो इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहां पर स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगा, ठीक है, और ये इधर की तरफ कुछ एक्सेलरेट कर रहा है। इस वाले ब्लॉक के लिए देखें तो इसका वेट नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ, और ये ऊपर उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा। इस 4 mg के ऊपर वेट भी लग रहा होगा इसका, पर उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि उसको वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बैलेंस कर देगा। तो अगर मुझे 4m मास के लिए इक्वेशन लिखनी है तो मैं लिखूंगा 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 4m टाइम्स एक्सेलरेशन, और m मास के लिए अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा t माइनस mg इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई a। अब हमको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन नहीं निकालना, टेंशन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाली जो इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। नीचे वाली इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 4t माइनस 4mg, ये हो जाएगा 4ma, और अब क्या करो, माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, तो 4t माइनस टी कितना हो जाएगा 5t, 4t माइनस माइनस टी 5t हो जाएगा, ठीक है। 4mg माइनस 2mg कितना हो जाएगा माइनस 6mg, ये हो जाएगा 0, ठीक है, या फिर t का वैल्यू हो जाएगा 6mg अपॉन 5, ठीक है, t का वैल्यू हो जाएगा 6mg अपॉन 5। तो ये x बाई 5mg मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 6। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है, कंसिडर अ फ्रेम दैट इज मेड अप ऑफ 2 थिन मासलेस रॉड्स AB and AC. A vertical force P of magnitude 100 Newton is applied at a point A of the frame. Suppose the force is P resolved parallel to the arm AB and AC of the frame, ठीक है। Magnitude of the resolved components along the arm AC is x Newton. Value of x to the nearest integer is. अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है, आप समझो। यहां पर क्या है ना कि एक रॉड है और हमको उसके, देखो ये ऐसा वर्टिकल सपोर्ट और दो रॉड्स, एक रॉड इस तरीके से लगा दिया हमने और एक दूसरा रॉड इस तरीके से लगा दिया, और हमको ऐसा कह रहे हैं कि एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स था, ये ऐसा फोर्स जिसका नाम था P, मैग्नीट्यूड भी हमको गिवन था, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B एंड C, ठीक है, ये एंगल है 70 डिग्री, ठीक, और ये वाला एंगल है 145 डिग्री। ऑल राइट, ठीक है। अब देखो करना क्या है कि अगर इस फोर्स P के कंपोनेंट्स हमको AC और AB के अलोंग निकालने हैं, तो आप AC के अलोंग कंपोनेंट हमेशा ऐसा P cos थीटा नहीं होगा वेयर थीटा इज दिस एंगल, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में होता था। हुआ ये होगा कि इसका एक कंपोनेंट ऐसा F1 इधर की तरफ आया होगा और एक दूसरा कंपोनेंट ये ऐसा F2 इधर की तरफ आया होगा, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों का वेक्टर सम ये है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर एक पैरेललोग्राम बनाओ तो बेसिकली इन दोनों का वेक्टर सम ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या कि ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर ये है तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जो ऊपर की तरफ का फोर्स होगा उसका रिजल्टेंट AB की लाइन पर आएगा, मतलब कि अगर इसको मैं नाम दूं F1 और इसको नाम दूं F2, तो मैं बिल्कुल ऐसा बोल सकता हूं कि वापस से मैं यहां बना रहा हूं आपके लिए, ये देखो, ये हमारे लिए
ऐसा, ठीक है। ये हुआ हमारा फोर्स P, और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का, उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा F1 मैग्नीट्यूड का इधर की तरफ, ये F1 मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर की तरफ, और दूसरा F2 मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर की तरफ, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब आइडिया ये है कि ये दोनों का जो वेक्टर सम है, ये P के ऑपोजिट है, तो इन तीनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए, और हम लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलो एंगल्स देखते हैं। ये है 145 डिग्री, ये है 70 डिग्री, ठीक है। तो ये 145 है, तो ये क्या 35 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 35 डिग्री होगा, ये 70 है, तो क्या ये वाला 110 होगा, ये टोटल 145 हो गया, तो क्या ये 35 होगा। अगर ये 35 है तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, क्या ये 145 होगा। 145, ये टोटल 180, ये 35 है, तो ये 145 होगा। ऑल राइट, तो अब ये जो F1 मैग्नीट्यूड है उसके सामने एंगल कितना है 70 डिग्री, और ये जो P मैग्नीट्यूड का फोर्स है उसके सामने एंगल कितना है 145। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि P अपॉन साइन 145 इज इक्वल टू F1 अपॉन साइन 70, और यहां से F1 की वैल्यू P साइन 70 अपॉन साइन 145, ठीक है। चलो अब वैल्यूज देखते हैं। तो हमको साइन 70 जो होगा वो साइन 110 के इक्वल होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय 0.939 डिवाइडेड बाय साइन 145 साइन 35 के इक्वल हो जाएगा 0.5 और कितना था 73। ऑल राइट, P की वैल्यू अगर आप 100 डालोगे तो P की वैल्यू कितनी है 100 है ना, ठीक है। तो P की वैल्यू 100 डालोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 163.8 आता है। 163.8 का मतलब है कि F1 का वैल्यू 164 ले सकते हो। F1 इज इक्वल टू 164 न्यूटन, ये हमारे लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 164 करेक्ट आंसर है इसका। और अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। A person standing on a balance inside a stationary lift measures 60 kilogram. Weight of that person if the lift descends with a uniform downward acceleration of 1.8. तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में एपरेंट वेट जो आता है वो कितना आ जाता है m g माइनस a। तो इसका वेट मास कितना होगा 60, 10 माइनस 1.8, ये कितना हो जाएगा 8.2। तो ये 60 इंटू 8.2, तो ये कितना हो जाएगा 61 कितना हो गया 1.8 10 8.2 है ना, ठीक है। तो 82 मल्टीप्लाइड बाई 6, 82 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना होगा 2149, 492 न्यूटन है ना, 492 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर है 492 न्यूटन, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का डिस्कशन न्यूटन्स लॉ का। लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से इस चैनल पे बने रहें जिससे और भी ऑसम वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।